स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का। हमारे ये क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है जिसमें हम पढ़ते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या मैटर हमारे आसपास प्योर है। उसमें हम देखते हैं कि हमारे आसपास मोस्टली जो मैटर है वो क्या है, मिक्सचर है। फिर हम उस मिक्सचर के बारे में जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होती है, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। फिर हम देखते हैं कि होमोजीनस के अंदर सॉल्यूशन, हेट्रोजीनस के अंदर कोलेटर सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक हुआ करता था पहले, जो कि है हमारा इन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के मेथड्स। हालांकि अभी जो हमारे मेथड्स हैं ये हमारे सिलेबस से हट चुके हैं, ठीक है, लेकिन हमें जानना जरूरी है क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, भले ही एग्जाम्स में ना आए। तो इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूं एक वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से हम मिक्सचर्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हमारा पहला जो प्रोसेस है वो है किसी भी ब्लू ब्लैक इंक में से उसके कलर्ड कंपोनेंट को क्या कर देना, सेपरेट कर देना। जैसे कि मैंने ब्लू या ब्लैक इंक का ही यूज किया है इस बोर्ड पर लिखने के लिए। इस इंक में क्या होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है और हमारे कलर्ड कंपोनेंट्स भी मिक्स्ड होते हैं, है ना। तो इसमें जो वाटर और कलर्ड कंपोनेंट्स मिक्स्ड है, जो कि कलर्ड कंपोनेंट है जिनको हम कह रहे हैं डाई, तो वाटर में क्या मिक्स्ड है, डाई मिक्स्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सेपरेट कर सकते हैं बहुत ही एक इजी प्रोसेस के जरिए, जिसका नाम है इवेपोरेशन, जिसको आप भली भांति समझते हैं। किसी भी लिक्विड या वाटर सब्सटेंस का क्या कर देना, इवेपोरेशन कर देना, उसको वेपर में, लिक्विड से किसमें, गैस में कन्वर्ट कर देना विदाउट रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो कि होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वो हमारा इवेपोरेशन है। मतलब 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, हमारा वाटर बॉईल हो जाता है, तो इवेपोरेट हो जाता है, वेपर बन जाता है। तो जो हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस है, इससे क्या होता है कि जो हमारा मिक्सचर है वाटर और डाई का, जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है हमारा, इसमें से हम क्या करते हैं, जब इसे इवेपोरेट करते हैं तो हमारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है और जो हमारा कलर्ड कंपोनेंट था डाई, वो नीचे हमारे कंटेनर में रह जाती है। तो पहले जाते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, कि जो वाटर है वो क्या, वाटर और डाई क्या एक मिक्सचर है ना, वो क्या है, मिक्सचर है एक। और फिर वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और जो ये होमोजेनियस मिक्सचर है हमारा, इसके अंदर एक है हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट और एक है हमारा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। और वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है, वोलेटाइल कंपोनेंट है हमारा जो कि इजीली क्या हो सकता है, इवेपोरेट हो सकता है। और यहाँ पर हमारा इजीली इवेपोरेट होने वाला कंपोनेंट कौन है, वाटर है, जो कि क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो वाटर हुआ हमारा वोलेटाइल। वही जो हमारा डाई है, जो कि हमारे कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, वो क्या हमारे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। और इनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन। अब इसको सेपरेट करने के हमारे क्या है, कुछ प्रोसेस के स्टेप्स हैं। जैसे कि आपने कोई भी प्रैक्टिकल किया होगा या प्रैक्टिकल फाइल में लिखा होगा, उसमें आप देखते हैं प्रोसीजर, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो वही ये कुछ स्टेप्स है। अब हम उसे डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते, इवेपोरेट नहीं कर सकते। ये मैंने क्या लिया, इंक को लिया, डायरेक्ट एक कंटेनर में रखा और उसे गैस पर रख दिया इवेपोरेट होने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक अलग से एक बीकर लेना पड़ेगा जिसमें मुझे क्या फिल करना पड़ेगा, वाटर फिल करना पड़ेगा। फिर उस बीकर के ऊपर उसे पूरी तरह ढक करके मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अलग वॉच ग्लास या फिर कोई ऐसा कंटेनर रखना पड़ेगा जिसके ऊपर मैं क्या डाल दूंगा, इंक डाल दूंगा, हमारे किसके ऊपर, वॉच ग्लास या किसी भी कंटेनर के ऊपर जिसको मैंने ढका है इस बीकर के ऊपर। फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं उसे हीट करूंगा और तब तक हीट करूंगा जब तक कि जो इवेपोरेशन है वो होना शुरू ना हो जाए। फिर जैसे इवेपोरेशन हो जाएगा तो हम देखेंगे कि वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया है, और जो उसके डाई कंपोनेंट है यानी कि हमारे कलर्ड कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट होकर के वहीं उस कंटेनर में जो हमने अलग से ऊपर रखा था, वॉच ग्लास या कोई और कंटेनर, उसमें हमारे वहीं पर मिल जाएंगे, उसमें रह जाएंगे, लेफ्ट आउट रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, और वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसे करके भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर मैं वाटर को क्या कर रहा हूँ, बॉईल कर रहा हूँ गैस पर रख के। फिर ये मैंने दूसरा एक कंटेनर लिया है जिसपे मैंने क्या रखा हुआ है, इंक डाली हुई है। अब मैं इंक को इस कंटेनर के ऊपर रखूंगा इवेपोरेट होने के लिए। अब इसमें से क्या होगा, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और इंक के पार्टिकल्स क्या होंगे, जो कि एक्चुअली सॉलिड है, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जो कि नॉन वोलेटाइल है वो क्या नहीं हो सकते, ईजिली इवेपोरेट नहीं हो सकते। वहीं जो वाटर है वो ईजिली क्या हो सकती है, इवेपोरेट हो सकती है। इसमें से वाटर के पार्टिकल्स, तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा
और हमारे पास क्या बच जाएगा, वाटर, क्योंकि वोलेटाइल है वो इवेपोरेट हो सकता है, तो हमारे पास बच जाएगा नॉन वोलेटाइल यानी कि इंक के पार्टिकल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वाटर स्टार्ट हो चुका है बॉईल होना, और वाटर यहाँ पर इवेपोरेट होना शुरू हो चुका है, और इसमें अब धीरे धीरे क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएंगे हमारे इंक के पार्टिकल्स। वाटर होता तो क्या होता, फ्लो करता, पर ये क्या फ्लो हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये वाटर तो नहीं है, क्योंकि वाटर क्या हो चुका है, इवेपोरेट हो चुका है। अब हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ इंक कंपोनेंट। अब देखिए मैं ब्लैक इंक के बाद डाल रहा हूँ एक ब्लू कलर की इंक, जो कि आपको नजर आएगा एक लिक्विड की तरह क्या कर रही है, फ्लो कर रही है अपने बाउल में, है ना, और फैल रही है। अब जैसे ही मैं इस ब्लू इंक को भी क्या कर दूंगा, इवेपोरेट कर दूंगा, ये भी ठीक इस ब्लैक इंक की तरह इसमें से अपना वाटर को क्या कर देगी, इवेपोरेट कर देगी, और रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कलर्ड कंपोनेंट ब्लू कलर के। अभी क्या हो चुकी है, मेरी ब्लू इंक भी इवेपोरेट होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसमें से क्या, जो कि इसमें से क्या, कौन सा पार्ट इवेपोरेट हो रहा है, वाटर का कंपोनेंट इवेपोरेट हो रहे हैं, और जो इंक के पार्ट है वो नीचे सरफेस पर रह जाएंगे। आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से जो मेरे इंक के पार्टिकल्स है अब क्या रह चुके हैं, कंपोनेंट्स इंक के सेपरेट हो चुके हैं, और मेरा वाटर क्या हो चुका है, इसमें से भी इवेपोरेट हो चुका है। अब इवेपोरेशन के प्रोसेस के बाद हम देखेंगे हमारा अगला प्रोसेस, जिससे हम कर सकते हैं सेपरेट ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, जैसे कि इसके नाम में आ रहा है, सेंटर वर्ड आ रहा है इसके नाम में, तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। ये एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ से लगती है, पढ़ेंगे आप आगे फिजिक्स में। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, घुमाते हैं उसको, है ना। जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में या अपने घरों में देखा होगा, मम्मी क्या करती हैं, दूध को क्या करती है, घुमाती हैं और उसमें से मक्खन निकाल लेती है ना। तो या दूध के ऊपर आपने मिलाई भी जमी हुई देखी होगी, ऊपर मलाई जम जाती है ना। तो अलग अलग टाइप के मिल्क में, जैसे मदर डेयरी का मिल्क हो गया या अमूल का मिल्क हो गया, है ना, या हमारे गाय का दूध हो गया, भैंस का दूध हो गया, इनमें अलग अलग अमाउंट ऑफ फैट होता है। अब इस फैट को निकालने के लिए ये प्रोसेस हमारा यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लिक्विड में वो बहुत छोटे रहते हैं और वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो पाते, जिस वजह से हम फिल्ट्रेशन से तो इसे सेपरेट कर नहीं सकते। तो क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर ये यूज किया जाता है इस प्रोसेस को, मतलब हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनको अलग करने के लिए। और वो होता कैसे, इसमें जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है वो हल्के रहते हैं हमारे लिक्विड पार्टिकल से। जो हमारा लिक्विड है यानी कि मिल्क, वो हमारा ज्यादा डेंसिटी वाला सब्सटेंस है, ज्यादा डेंसर पार्टिकल है उसके अंदर हमारे। वहीं जो हमारा ये फैट वगैरह रहते हैं मिल्क के अंदर, ये क्रीम होती है, वो हमारी लाइटर पार्टिकल होती है। और जब हम उसे क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, घुमाते हैं उसको, तो सारा का सारा जो हमारा लाइट पार्टिकल्स है हमारे, यानी कि हमारा क्रीम या फैट वगैरह है, वो ऊपर आकर तैरने लगते हैं, जो कि हल्के होते हैं हमारे मिल्क से भी, ठीक है। और ऊपर आके तैरते हैं, जैसे ही तुरंत हम उसे क्या करते हैं, निकाल के बाहर अलग सेपरेट कर देते हैं। तो यही हमारा प्रोसेस सिंपल सा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसमें क्या होता है, इसके कुछ एप्लीकेशंस है। सेंट्रीफ्यूगेशन को हम यूज करते हैं डायग्नोस्टिक लैब्स में, जहां पर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं या यूरिन टेस्ट किए जाते हैं। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारी आरबीसी होती है ना, प्लेटलेट्स होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, वही हमारा एक प्लाज्मा भी होता है, लिक्विड सब्सटेंस। तो जो हमारा आरबीसी है वो तो हमारा रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, जो हमारा प्लाज्मा वो येलो कलर का रहता है ओरिजिनली। तो जब हम ब्लड को ले एक टेस्ट ट्यूब में और उसे घुमाते रहे बहुत तेजी से, है ना, रैपिडली घुमाए उसको, तो क्या होगा, उसमें जो हमारे आरबीसी हैं वो ज्यादा डेंसिटी वाले पार्टिकल्स हैं जो नीचे बैठ जाएंगे। वहीं जो हमारा प्लाज्मा है वो लाइट पार्टिकल है, तो वो ऊपर तैरने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसमें हम दो ऐसे मिक्स्ड सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, मिक्स्ड कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, जिसमें से एक तो होता है लाइट पार्टिकल और एक होता है हमारा डेंसर पार्टिकल। तो लाइट और डेंसर पार्टिकल को हम अलग सेपरेट कर देते हैं, उनको क्या करके स्पिन करके घुमाते रहते हैं, फिर लाइट पार्टिकल ऊपर आके तैरने लग जाता है और हाई डेंसिटी वाला पार्टिकल नीचे बैठ जाता है। इस तरीके से मिक्सचर हमारा क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है यूजिंग द प्रोसेस ऑफ
सेंट्रीफ्यूगेशन। वही इसकी अगली एप्लीकेशन क्या है, डेयरीज या होम वगैरह में हमें पता ही है कि हम क्रीम या बटर सेपरेट करते हैं मिल्क से, अभी हमने जाना। फिर उसके अलावा जो वॉशिंग मशीन है ना, वो भी क्या करती है, इसी तरीके से क्लोथ जो हमारे डर्टी क्लोथ्स होते हैं उनको सेपरेट करती है। वॉशिंग मशीन में क्या हो रहा है, उसमें हमारे कपड़े घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं ना, उसमें हमारे कपड़े जो जैसे मशीन चालू करते हैं तो क्या होता है, जो उसमें हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे कपड़ों में से सेपरेट हो जाते हैं और वाटर में जो है इसके डिटर्जेंट की मदद से वाटर में आके मिल जाते हैं और वो ऊपर हमारा सारा डस्ट पार्टिकल तैरने लग जाता है। ये जनरली चलो वॉशिंग मशीन भी छोड़ो, मैंने एक सिंपल सा एक टब लिया, उसमें मैंने अपना कोई क्लॉथ लिया जिसके ऊपर डर्ट लगी हुई है ना, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी लगी हुई है, तो आप क्या करना, उसे पानी में डुबो ना और उसे गोल गोल घुमा देना। फिर आप क्या देखोगे, जितनी भी डस्ट उसमें लगी हुई थी शर्ट वगैरह में, किसी भी क्लॉथ में, वो क्या हो जाएगी, उससे सेपरेट हो जाएगी और क्या हो जाएगी, अलग सरफेस पर ऊपर आके तैरने लगेगी, क्योंकि वो लाइटर पार्टिकल है। वही हमारा जो शर्ट या हमारा जो दूसरे वाटर पार्टिकल्स है वो क्या है, डेंसर है। ठीक है, तो ये भी किस प्रोसेस से हो रहा है, हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन से हो रहा है। तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी वाले मिक्सचर कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा एक अगला प्रोसेस जिसके जरिए हम सेपरेट कर सकते हैं हमारे मिक्सचर्स को। और इस बार जो हमारे मिक्सचर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि वो आपस में मिक्स ही नहीं होते, मतलब ये दो ऐसे लिक्विड हैं जो इमिसिबल है, और इमिसिबल का मतलब आपस में मिक्स ही नहीं होते, क्योंकि एक की डेंसिटी लो होती है और एक की डेंसिटी हाई होती है। और हम सभी को पता है कि वाटर में वो चीजें डूबती हैं जिनकी डेंसिटी वाटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन अगर वाटर से डेंसिटी कम हो किसी की तो वो ऊपर उस पर क्या करने लग जाती है, फ्लोट करने लग जाती है वाटर पे। तो इसी तरह जो ऑयल होता है, हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि जो तेल है वो पानी में घुलता नहीं है, मतलब जो ऑयल है वो वाटर में क्या नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता, वो फ्लोट करने लगता है वाटर के ऊपर और एक लेयर बना लेता है वाटर के ऊपर। बस इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे और उसे क्या कर लेंगे, दोनों लेयर्स को सेपरेट कर लेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे इमिसिबल लिक्विड्स है हमारे, जो कि आपस में क्या नाम है, मिक्स नहीं होते, उनकी जो है आपस पार्टिकल्स मिलते नहीं है, उनको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। कैसे, उनकी डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। अभी मैंने बताया कि क्या होता है, जो हाई डेंसिटी वाला होगा वो नीचे बॉटम में बैठ जाएगा और लो डेंसिटी वाला ऊपर तैरने लगेगा, ऊपर की लेयर बना लेगा, ऊपर एक लेयर बना लेगा। तो ये हमारी कुछ एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन देखने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये ग्लास है और ग्लास में क्या है, वाटर, और ये मेरे पास एक ऑयल है ना। अब इस ऑयल को अगर मैं इसके अंदर डालूं वाटर के अंदर, तो क्या ये इसके साथ मिक्स होगा या फिर एक अलग लेयर बना लेगा। तो देखते हैं, जैसे कि मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है ना, और आप देख सकते हैं कि ये इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है। इसने क्या कर लिया, इसके ऊपर एक लेयर बना ली है। आपको नजर आ रहा होगा कि देखो ये क्या हो रहा है, इसमें डिसॉल्व होने की जगह इसने क्या बना ली, इसके ऊपर एक लेयर बना ली। तो इस तरीके से हमारे दो इमिसिबल लिक्विड्स आपस में मिलने की जगह क्या बना लेते हैं, मल्टीपल लेयर्स बना लेते हैं। अभी तो हमारे पास दो लिक्विड ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे मिलने की जगह लेयर बना ली अलग अलग अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। अगर मैं तीसरा एक और कोई ऐसा लिक्विड लियाऊं जो आपस में क्या नहीं होता, इनके साथ मिक्स नहीं होता, तो वो तीसरी लेयर बना लेगा। चौथा कोई ऐसा लिक्विड लियाऊं तो वो चौथी लेयर बना लेगा। फिर ये सेपरेट कैसे कर सकते हैं, ऊपर से निकालने लगूंगा तो जैसे मैं इन्हें हिलाऊंगा तो शायद थोड़ा बहुत जो है पार्टिकल्स इसके कहां चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। ऑयल लग गया, चलो कोई नहीं, बालों पे लगा लूंगा। अब आगे देखो, तो ये कह रहा ऊपर से तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम नीचे की तरफ इसमें क्या करते हैं, एक होल कर देते हैं, या एक जैसे टंकी नहीं होती उस टंकी की तरह जो है इसमें नीचे हम एक लगा लेते हैं। और फिर जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस सेपरेटिंग फनल का काम करती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा नीचे वाला जो लिक्विड है उसको हम करते हैं अपना, खोलते हैं टंकी को एक तरीके से, और फिर क्या होता है, नीचे का लिक्विड नीचे से निकल जाता है और एक अलग कंटेनर में उसे निकाल लेते हैं। फिर जब सेकंड लेयर की बारी आती है तो उसे एक अलग कंटेनर में लेकर के उसे भी निकाल लेते हैं। अगर 4-5 लेयर हुई तो 4-5 अलग अलग कंटेनर मिलेंगे और एक एक करके लिक्विड को निकालते जाएंगे। तो ये हमारा जो है इसका कंसेप्ट था, हम जो कि समझ चुके हैं। अब बस इसको रिटर्न फॉर्म में देख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या है। जैसे ऑयल और वाटर को हमें सेपरेट करना है,
या है ना ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है हमारा प्रोसेस, या फिर आयरन को उसकी ओर में से भी अलग करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे? क्योंकि जो उसकी ओर होती है उसमें से आयरन क्या रहता है, एक हल्का रहता है इसका पार्ट, और जो और हमारा और जो आयरन है वो हमें पता ही है कि लोहा पानी में डूब ही जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो इसकी और क्या होती है, ऊपर तैरने लगती है, जिससे हम क्या कर लेते हैं, उसे सेपरेट कर लेते हैं और आयरन हमारा अलग हो जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका प्रोसेस क्या है। देखो ये मैंने प्रोसेस लिखा है इसका, कि जो सेपरेटिंग फनल्स होती हैं वो यूज की जाती हैं सेपरेट करने के लिए इमिसिबल लिक्विड्स को। और जो हमारे इमिसिबल लिक्विड्स हैं वो जब लेफ्ट मतलब छोड़ दिए जाते हैं अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिए जाते हैं कुछ समय के लिए, तो वो लेयर्स बना लेते हैं। अभी तो हमारा ऑयल और वाटर पूरी तरह बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता, तो साथ के साथ लेयर बना ली। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर थोड़े बहुत मिक्स हो भी गए तो अनडिस्टर्ब छोड़ने पर वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और लेयर बना लेंगे, और मल्टीपल लेयर्स। और जो लेयर बना लेंगे अलग अलग, फिर उसका हम क्या करेंगे, बॉटम वाली जो भी लिक्विड है सबसे नीचे है पहले उसे निकाल लेंगे, फिर उससे अगले को, फिर उससे अगले को। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे हमारा अगला प्रोसेस, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। और हमारे अगले प्रोसेस का जो कंसेप्ट है उसमें क्या होता है, जो हमारे सब्लिमेबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, है ना। तो जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है उसको हम क्या कह देते हैं, डी सब्लिमेशन कह देते हैं, या फिर डिपोजिशन कह देते हैं। तो उसी चीज का यूज करते हैं हम ऐसे सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, जो कि जिनमें से एक एटलीस्ट क्या हो, हमारा सब्लिमेबल हो। ठीक है, जिससे क्या होगा, जैसे हम उन्हें हीट करेंगे तो जो सब्लिमेबल सब्सटेंस होगा वो सब्लिमेट हो जाएगा, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा सब्सटेंस ऐसे ही रह जाएगा। फिर उन्हें हम सेपरेट कर लेंगे, और जो हमारा सब्लिमेबल सब्सटेंस है उसको हम दोबारा से सॉलिडिफाई कर लेंगे, मतलब डिपोजिशन कर देंगे उसका ना। तो हम देखते हैं आगे कि इस प्रोसेस में क्या होता है, कि सब्लिमेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें अभी मैंने देखा कि सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट, मतलब वो कंपोनेंट, वो जो हमारा मिक्सर का वो पार्ट जो कि क्या है, वोलेटाइल भी है, मतलब वेपराइज भी हो जाता है, और सब्लिमेबल भी है ना। सब्लिमेबल क्योंकि वोलेटाइल तो हमारा वाटर भी है, लेकिन वो लिक्विड से जा रहा है ना गैस में, तो सब्लिमेबल वाला वोलेटाइल कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटी, मतलब जो नॉन सब्लिमेबल होगा उससे, यानी कि जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट नहीं होता उससे हम सेपरेट कर देंगे। किसे, जो कि डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज होता है, गैस में, जो कि क्या कहलाता है, सब्लिमेबल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या कि जैसे हम हीट करेंगे मिक्सचर्स को, मेरे मिक्सचर्स हैं जिसमें एक सब्लिमेबल और एक नॉन सब्लिमेबल है, तो जो मिक्सचर्स है मेरे ये, उसको मैं क्या करूंगा, उसमें जैसे हीट करूंगा तो जो सब्लिमेबल कंपोनेंट है वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा हमारा किससे, सॉलिड से गैस में। वहीं जो इंप्योरिटी है वो पीछे रह जाएगी, उसमें नीचे छूट जाएगी हमारे कंटेनर में। फिर जो हमारा सब्लिमेबल कंपोनेंट है इसे हम सॉलिडिफाई करके मतलब दोबारा गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करवा के उसका टेम्परेचर कम करके वो क्या होगा, गैस दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि डिपोजिशन प्रोसेस कहलाता है। और उससे हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इसके एग्जांपल क्या क्या कि हम इसे सेपरेट कर सकते हैं किन किन चीजों को, कैम्फर है ना, जो हमारा ये जिससे हम पूजा के इस्तेमाल चीजों में यूज आता है, हमारा कैम्फर हमें पता है ना। फिर उसके अलावा नेफ्थलीन बॉल्स होती है जो हम कई बार हमारे सिंक वगैरह में डाल देते हैं ताकि कोई स्मेल ना आए या कोई इंसेक्ट्स वगैरह वहां पर पैदा ना हो जाए, है ना। तो कैम्फर, नेफ्थलीन या अमोनियम क्लोराइड या एंथ्रेसीन, ये वो सब्सटेंसेस हमारे जो सब्लिमेट हो सकते हैं। तो अगर ये किसी और इंप्योरिटी के साथ मिक्स हैं जो कि नॉन सब्लिमेबल है तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इन्हें सेपरेट भी करके देख लेते हैं, क्योंकि कैम्फर और नेफ्थलीन तो हमारे घरों में भी मिल ही जाता है। कैम्फर हमारे घर में है, नेफ्थलीन भी हमारे घर में। इन दोनों को मैं क्या करके देख लेता हूं, एक कंटेनर में डालूंगा और फिर उन्हें हीट कर दूंगा ताकि, और फिर हमें देखने को मिलेगा कि ऐसे ये सब्लिमेट होते हैं, फिर वापस से ये डी सब्लिमेट होते हैं, मतलब सॉलिड से गैस में बनते हैं, फिर ठंडा करने पर वापस गैस से सॉलिड बनते हैं। अब हम करके देखेंगे सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन बॉल, जिसकी यूज से हम क्या कर सकते हैं, नेफ्थलीन बॉल को सेपरेट कर सकते हैं उसके किसी मिक्सचर से। तो जैसे कि मेरे को कोई बीकर चाहिए था तो मैंने एक कटोरी ले ली जिसके अंदर मैंने क्या रख दिया, वाटर रख दिया बॉयल होने के लिए। उसको मैं करूंगा कवर,
और फिर इसके ऊपर मैंने ये ग्लास रख दिया है जिसके अंदर मैंने क्या डाली हुई है, नेपथलीन बॉल डाली हुई है। फिर इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, ताकि इसके वेपर्स बाहर ना निकल जाए तो इसको कवर कर दूंगा एक और कटोरी से। अब वेपर्स अभी भी कटोरी से बाहर निकल, इसके ग्लास से बाहर निकल सकते हैं प्लेट ढकने के बाद भी, तो मैं क्या करूँगा, एक वेट रख दूंगा ऊपर, जैसे एक पेपर वेट रख देते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है एक वेट। अब हम देखेंगे कि कैसे जो है हमारा नेपथलीन बॉल है वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना डायरेक्ट शुरू हो जाएगी। ये सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट ना होने की जगह ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगी। नहीं तो अदर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम सब्सटेंसेस हमारे जो होते हैं सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, फिर लिक्विड से गैस में बन जाते हैं। पर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं हमारे जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं अब इस ग्लास के अंदर हमारे वेपर्स इकट्ठा हो चुके हैं हमारे कैम्फर के। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कैम्फर है वो सॉलिड जो है सब्लिमेट हो चुका है। और अब सब्लिमेशन के बाद जैसे इन वेपर्स को मैं क्या करूँगा, कूल डाउन करूँगा, तो ये क्या होंगे, दोबारा से सॉलिडिफाई हो जाएंगे और दोबारा सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं ग्लास को जैसी साइड में अब लेकर आया हूँ, इसमें जो हमारे कैम्फर थे वो कैम्फर जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, सब्लिमेशन हो सकता है उनका, और उनके जो वेपर बन गए थे वो आप ग्लास को आपके कॉर्नर पे यहाँ पर ये जमा हुए नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब क्या हो, जो वेपर बन गए थे वो वापस से देखो क्या बन गए हैं, सॉलिड बन गए हैं। और इसको हम क्या कह देते हैं, सॉलिडिफिकेशन, या फिर इसका नाम क्या हो जाता है, जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हुआ उसका तो नाम हो जाता है सब्लिमेशन। लेकिन जब गैस वापस से हमारी सॉलिड बन जाती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, डिपोजिशन या फिर डीसब्लिमेशन। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि किस तरह हमने वाटर में मिक्स्ड डाई को सेपरेट किया था बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हमने हमारा जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया था और जो हमारी डाई थी वो लेफ्ट आउट रह गई थी पीछे कंटेनर में। अगर मैं अब ये कहूं कि वो जो मेरी डाई है उसके अंदर मेरे 2-3 कलर कंपोनेंट्स मिक्स्ड हैं, तो उन्हें मैं कैसे सेपरेट करूंगा, तो उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है, जो हमारी डाई होती है वो 2-3 अलग अलग कंपोनेंट्स का मिक्सचर होती है, फिर उनको हम जो है सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी से। तो और जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है, इसका मतलब क्रोमेटोग्राफी हुई क्या कि एक ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करना जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सोल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है ना। क्योंकि हमारा क्या हुआ, एक डाई हमारा एक तरीके से सॉल्वेंट में क्या मिक्स हो रखे हैं, 2-3 कलर कॉम्पोनेंट्स मिक्स हो रखे हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। अब इनको सेपरेट करने का प्रोसीजर क्या है, इनको सेपरेट करने के लिए हम एक पेपर लेते हैं सबसे पहले, है ना। एक पेपर की क्या लेते हैं, स्ट्रिप लेते हैं, जैसे मैंने ली हुई है, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करते हैं कि 3 सेंटीमीटर ऊपर, जैसे एक आपको लाइन नजर आ रही होगी, पेपर के एंड से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, एक लाइन बना देते हैं। फिर उस लाइन के सेंटर पे हम क्या करते हैं, अपने कलर के 2 ड्रॉप्स डालते हैं, 2-3, है ना। जैसे मैंने आपको दिख रहा होगा कि सेंटर पे मैंने क्या लगाए हुए हैं, 2-3 ड्रॉप्स लगाए हुए हैं। आप घर पे भी इसे बड़ी इजीली कर सकते हो, आपके पास ब्लैक पेन, ब्लू पेन वगैरह होंगे तो आप ब्लैक पेन लेना, जेल पेन, और फिर क्या करना, उसको जो है इसके मिड पॉइंट पर, लाइन के मिड पॉइंट पर लगा देना। फिर हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे ट्रांसपेरेंट जिसके अंदर वाटर भर देंगे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा वाटर भरा हुआ है। तो वाटर के अंदर अब मुझे क्या कर देना है, कुछ इस तरीके से यूज करके पेंसिल का या पेन का या किसी भी चीज का जिससे मैं पेपर को सस्पेंडेड कर सकूं इस कंटेनर के अंदर, हम उसके अंदर सस्पेंडेड कर देंगे, लटका देंगे पेपर को। लेकिन ध्यान रहे कि हमने जो लाइन खींची थी वो नहीं डूबनी चाहिए। जैसे मेरी 3 सेंटीमीटर की लाइन है, मैं लगभग 1.5 या 2 सेंटीमीटर तक क्या रखूंगा, वाटर का लेवल रखूंगा। तो वाटर के लेवल से मेरी जो लाइन है वो ऊपर रहनी चाहिए, वो नहीं डूबनी चाहिए। फिर हम क्या देखेंगे, जब हम इसे अनडिस्टर्ब रख देंगे, इसको बिना डिस्टर्ब किए हम इसको छेड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा कि जो इसके कलर के कंपोनेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर सोल्यूबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी क्या होगा, राइज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जिसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा, वो ज्यादा तेजी से पानी ऊपर चढ़ेगा, है ना, जो डाई चढ़ेगा ऊपर पानी के साथ साथ, और बाकी के कलर कंपोनेंट से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, प्रोसेस है कि जैसे सबसे पहले हमने क्या ली, एक थिन स्ट्रिप ली फिल्टर पेपर की या किसी पेपर की, फिर उस पे क्या किया, हमने पेंसिल से 3 सेंटीमीटर ऊपर क्या कर दी, लाइन लगा दी लोअर एज से 3 सेंटीमीटर ऊपर। फिर हमने क्या किया, एक ड्रॉप इंक की ड्रॉप्स ली और उसके लाइन के सेंटर पर हमने 2-3 ड्रॉप्स डाल दी। फिर उसके बाद क्या किया कि सेंटर पर लगाई थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि फिल्टर पेपर जो लिया हमने बीकर के अंदर रख दिया है किसी भी
ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर रख दिया, इस तरीके से रखा कि जो वाटर लेवल है उससे ऊपर रहे हमारा फिल्टर पेपर, अभी मैंने बताया। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा वाटर है जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा पेपर के अंदर एब्जॉर्ब होगा वाटर, तो वाटर राइज करेगा पेपर पे, और वाटर के अंदर क्योंकि सोल्यूबिलिटी है इन डाइज की, तो जैसे जैसे वाटर ऊपर करेगा राइज, वैसे वैसे वाटर के अंदर जो सोल्यूबल होगी डाई की सोल्यूबिलिटी होगी, उसी अकॉर्डिंग जिसकी ज्यादा सोल्यूबिलिटी वो ज्यादा तेजी से ऊपर तक राइज करेगा। ठीक है, अब एक बार वो राइज कर गए वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे बाकी के कलर कंपोनेंट से। फिर उन कलर कंपोनेंट्स को हम अलग लेंगे और इवेपोरेट करके वाटर अलग कर देंगे और हमारा अलग कलर कंपोनेंट अलग हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब ये कह रहा है इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हुई, तो इसको जैसे कि अभी हमने देखा कि डाई में से कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लड होता है उसके अंदर ड्रग्स मिक्स रहते हैं कई बार, तो केसेस में तो हम क्या करते हैं, ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। उसके अलावा जो हमारे नेचुरल कलर्स होते हैं उनके अंदर से भी अलग अलग कलर के जो पिगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी का। तो देखते हैं जो ये हमारी क्रोमेटोग्राफी थी, आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसमें जो कलर कंपोनेंट्स है वो ऊपर राइज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाटर है इसके अंदर और ये पेपर है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो है कलर्स जो है पिगमेंट्स वो राइज करना शुरू कर देंगे। तो अभी इसे थोड़ी देर के लिए रखते हैं अनडिस्टर्ब, और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे इसके कलर कंपोनेंट्स।